खबरों की शुरुआत सबसे पहले खबर देहरादून से ही लेते हैं, जहां पर बारिश से तरबतर हो गई है राजधानी। देर रात से लगातार बारिश हो रही है देहरादून में। कई जिलों में तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली शामिल है, जहां पर तेज बारिश हो सकती है। नैनीताल में भी बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे में तेज बारिश हो सकती है नैनीताल में भी। और बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, मॉनसून के आने की बात हो रही थी, मॉनसून भी आ गया। अब कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी की गई है? बिल्कुल नीलू, मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है। 15 जून से माना जाता है और आज 18 जून है। इस वक्त कई डिस्ट्रिक्ट में बारिश की खबर है। मतलब पौड़ी में बारिश की खबर है, अल्मोड़ा में, देहरादून में इस वक्त मौसम बहुत ज्यादा खराब है। कई इलाकों में बारिश इस वक्त हो भी रही है। तो माफ कीजिए, मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग हो या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी को अलर्ट किया गया है। खासतौर पर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर तेज बारिश के बाद नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट रहे। और अब आने वाले जो 3 महीने होंगे, लगभग 15 सितंबर तक इसी तरह का मौसम उत्तराखंड में रहेगा, क्योंकि बारिश का सीजन है। और ऐसे में हमने देखा बीते कुछ सालों में कि कई जगहों पर घटनाएं घटती हैं, आपदा की स्थिति पैदा होती है। तो वहां पर किस तरीके से निपटा जाए, प्रशासन अलर्ट रहे। तो पर एक बात साफ है कि 15 जून का जो मानसून सीजन की शुरुआत हुई है, उसकी ये बारिश अब यहाँ पर दिखने लगी है। दीपांकर, अभी तो शुरुआती बारिश है, अभी तो मानसून दाखिल ही हुआ है और ऐसे में बहुत जगह से ऐसी खबरें आई, जैसे रैणी गांव है, संपर्क मार्ग टूट गया है, बारिश हो रही है, भूस्खलन की चेतावनी भी बहुत जगह पर होती है। तो क्या इसके लिए प्रशासन तैयार दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल नीरू, जब मई के महीने में ताउते तूफान का जब असर दिखा था, तब भी उत्तराखंड में 2 दिन बारिश हुई थी। और तब कई जगहों पर जो पैचेस है, चाहे वो NH हो, चाहे वो लिंक रोड्स हो, या फिर जो पुरानी ऐसी जगह हैं जिनको जो सेलेक्टिव पॉइंट है, जहां पर हमेशा हर बरसात में नुकसान की खबरें आती हैं, हर बरसात में वहां रास्ते बंद होते हैं, वहां पर वो सब कुछ हुआ जो पिछले कुछ सालों से होता रहा है। यानी अभी तक इस तरह की तैयारियां नजर नहीं आई है। और अब जब बारिश, आप जो बात कह रही है कि सीजन की सिर्फ शुरुआत भर है, अभी पूरा बरसात का सीजन है। ऐसे में चाहे वो मेन सड़कें हो, लिंक रोड्स हो, गांव में सामान पहुंचाने के लिए छोटे पगडंडियां हो, पुल हो, कई जगह पर देहरादून में हमने देखा 2 दिन पहले, यहाँ पर जो पुल था, जो एयरपोर्ट को जो रोड जोड़ती है, वहां पर 2 पुल धंसे, वो भी बारिश की वजह से धंसे। तो ऐसी स्थितियां अभी पूरी तरीके से नजर हो उस पर ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन अगर बरसात भारी रही इस साल, तो कहीं ना कहीं फिर मुश्किलें बढ़ेंगी लोगों की। बिल्कुल, और आपके पीछे भी हम देख रहे हैं लगातार दीपांकर बारिश हो रही है। यहाँ तो अभी बारिश नहीं दिखाई दे रही है जहां पर हम हैं, लेकिन जरा पीछे का नजारा दिखाइए और कब से बारिश हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल नीलू, मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पहाड़ियां आप देख सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट टिहरी की पहाड़ियां हैं, नरेंद्र नगर, चंबा का ये इलाका है। इसके बाद जब अगर कैमरामैन थोड़ा और मूव करेंगे तो मसूरी की पहाड़ियां शुरू होती हैं। तो पहाड़ी इलाकों में इस वक्त मौसम बहुत ज्यादा खराब है। देहरादून के एक इलाके में बहुत ज्यादा बारिश इस वक्त हो रही है। हालांकि जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर अभी बारिश नहीं है, लेकिन पूरे राज्य में मौसम खराब होने की खबरें सभी डिस्ट्रिक्ट से हैं। अल्मोड़ा में बहुत ज्यादा बारिश है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में बारिश है, और ये टिहरी मसूरी का जो इलाका आपको दिख रहा है, हमारे कैमरामैन जो दिखा रहे हैं, वहां पर इस वक्त तेज बारिश की खबरें है। तो आने वाले दिन जो होंगे, राहत तो भले जरूर है, जून के महीने में बरसात आने से राहत जरूर है, लेकिन ये चिंता सबसे बड़ी उत्तराखंड में रही है पिछले कुछ सालों में, कि जब जब बरसात का सीजन रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों पर भारी पड़ा है। बिल्कुल, और लोग भी डरे समय रहते हैं। हमने देखा है पीछे कुछ सालों में ज्यादा इस तरह के मामले बढ़ गए हैं, जब भू धसाव, भूस्खलन के मामले बढ़े हैं। ऐसे में प्रशासन को भी बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा के एक सिफारिशी चिट्ठी वायरल हो रही है, जो उधम सिंह नगर के SSP को लिखी गई है। चिट्ठी में कुछ पुलिस वालों के नाम लिखे हैं। पुलिस की जारी हुई तबादला लिस्ट में सिफारिशों का जिक्र किया गया है। विधायक प्रेम सिंह राणा नानक मत्ता से विधायक हैं। विधायक की चिट्ठी से 7 जून की तारीख लिखी हुई है। और हरिद्वार में कुंभ टेस्टिंग में हुई घोटाले पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वो मामला बहुत पुराना है। मैं मार्च में आया और जब मैंने इसकी छानबीन की तब मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन मैंने आते ही इस पर जांच बिठा दी है। सीएम ने कहा कि यह मामला मेरे समय से पहले का है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वो मामला पुराना है। मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने की कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और फर्जी टेस्टिंग पर सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहले भी टीएसआर थे, अब भी टीएसआर है, तब भी बीजेपी की सरकार थी, अब भी बीजेपी की सरकार है। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जांच की बात कही है, जिनका मैं स्वागत करता हूं। सरकार सरकार होती है, व्यक्ति की पोजीशन बदलती रहती है। ऐसा है ना, कार्यकाल पहले भी टीएसआर का था, अब भी टीएसआर का है, पहले भी भाजपा का था, अब भी भाजपा का है। लेकिन अगर ये घोटाला सामने आया है और जिस तरह के समाचार पत्रों में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैंने स्वागत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने कहा कि हम इस पर एसआईटी जांच बिठाएंगे। बहुत स्वागत है। देखिए, सरकार सरकार होती है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, सरकार सरकार होती है, पोजीशन व्यक्ति की बदलती रहती है। और कुंभ में हुए कोविड फर्जी रिपोर्ट घोटाले को लेकर सीएम तीरथ रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पाले में गेंद डालने से सरकार बच नहीं सकती है। देखिए, महाकुंभ के दौरान हुआ कोविड टेस्ट घोटाला एक महाघोटाला है। ये सिर्फ वित्तीय घोटाला नहीं है, ये लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है। और वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, वो उसकी बजाय पूर्व मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद उनके हल्द्वानी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर अभी कांग्रेस के स्तर पर भले ही कोई फैसला ना हुआ हो, लेकिन नेता अपनी राय देने लगे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने साफ कर दिया कि इंदिरा की सीट पर उनके बेटे सुमित हृदयेश का ही हक बनता है। ऐसे में आने वाले दिनों में हल्द्वानी के भीतर कांग्रेस की सियासत गर्मा सकती है, क्योंकि इंदिरा के निधन के बाद कई कांग्रेस के नेता अपने लिए चुनाव के दरवाजे खुलते देख रहे हैं। इंदिरा हृदयेश जी अपने रहते रहते अपने सुपुत्र सुमित हृदयेश को राजनीति में प्रवेश करा चुकी हैं और उन्होंने नगर निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अपनी मां के चुनाव भी उन्होंने लड़ाए हैं। इसलिए ऐसा कहीं शंका नहीं है कि इसी पर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। यहाँ पर सुमित हृदयेश जी ही चुनाव लड़ेंगे और आगे भी ये सीट उन्हीं की रहेगी। और कोटद्वार में पिछले एक हफ्ते से बेस हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रखा है और इसके चलते आज फिर वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। कल हो पाया और आज भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। अस्पतालों में सुबह से ही वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है, लेकिन वैक्सीन ना होने से लोगों को बिना वैक्सीन लगाए ही मायूस लौटना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मतलब मैं पिछले 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, तो यहाँ कोई बताने को भी तैयार नहीं है कि भाई वैक्सीन कब आएगी नहीं आएगी। हम जो है जितने भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन लगभग 60 साल से ऊपर यहाँ पर जो है वरिष्ठ नागरिक खड़े हैं और कोई भी जानकारी नहीं है। न तो इन्होंने नोटिस बोर्ड में डेट डाली है, केवल ये लिखा हुआ है कि वैक्सीन नहीं है उपलब्ध। कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी पटरी पर लौट रही है। रुड़की सिविल अस्पताल में ओपीडी के 7 मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में सिर्फ कोविड के मरीज ही भर्ती हो रहे थे, लेकिन अब सामान्य मरीजों को भी यहां पर भर्ती मिल रही है। 3 सर्विसेज शुरू कर दी हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन से हमारा ओपीडी शुरू हो गई है। पिछले 4 दिन से हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी जो और नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनकी चालू कर दी है और हमारा कल से वार्ड भी ऊपर का हम लोगों ने चालू कर दिया है जनरल पेशेंट्स के लिए।
और कोरोना में बंद होटल रेस्टोरेंट का सीधा असर अब नैनीताल के आसपास के किसानों पर पड़ रहा है। पर्यटकों की कमी से, सब्जी की खपत नहीं होने से खेत से ही सब्जी खराब हो रही है, तो मौसम ने भी किसान का नुकसान किया है। किसान ने सरकार से मुआवजे की अब मांग की है। बहुत हल्का है मार्केट भी। फसल में मटर में नुकसान ही हुआ था, पाला पड़ा उन्हीं बेमौसमी पाले पड़ा, गोभी का हाल खराब ही है। सरकार से हमारी यही मांग है, जो काश्तकारों ने बीज खरीदा, आलू का बीज लोन पे खरीदा है कोऑपरेटिव वगैरह से, तो जो उनका लोन वगैरह है उस पर कुछ रियायत करी जाए। और राज्य में कोरोना से मरने वालों का विद्युत शवदाह में ही दाह संस्कार करने के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के साथ प्रमुख सचिव शहरी विकास और 13 जिलों के डीएम को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्तों में जवाब फाइल करने का आदेश दिया है। हरिद्वार के समाजसेवी ईश्वर वर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाहगृह से हो और राज्य के सभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में बिजली से चलने वाले शवदाहगृह बने। याचिका में हरिद्वार में बने शवदाहगृह को चालू करने की मांग भी की गई है। प्रदूषित पर्यावरण के कारण जो पब्लिक को नुकसान हो रहा है, पब्लिक गरीब आदमी के पास पैसे की दिक्कत है, तो इन सब बातों को तर्क देते हुए जिस पे कोर्ट कुछ हद तक सहमत लगी, बाकी इसीलिए कोर्ट ने जवाब मांगा है। और कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए अधिक घातक होने की संभावना जताई जा रही है और इसे देखते हुए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए 30 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। इन्हें चलाने के लिए डॉक्टरों समेत बाकी स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमने 20-20 के बैच में 6 या 7 हफ्ते हमारी ट्रेनिंग चलेगी, ताकि हम सारे स्टाफ, डॉक्टर्स जितने भी संबंधित हैं उनको 1 हफ्ते में इतना ट्रेन कर पाए, ताकि बच्चों से संबंधित किसी भी चीज़ को हम टैकल कर लें। उसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और टनकपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 200 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसे बनबसा में बेचने की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने तस्करी में शामिल एक वाहन को सीज किया। तीनों अभियुक्तों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। हमारे द्वारा पिथौरागढ़ चुंगी से आगे आमबाग के पास चेकिंग की जा रही थी, तो कर बरेली से आ रहे एक युवक जिसका नाम राजेंद्र मोहन है, उसके कब्जे से 194 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसके इतनी बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है, तो उस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से लेकर आ रहा था और कहाँ लेकर जा रहा है। और कोरोना के चलते इस साल भी इंडो चाइना ट्रेड पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीते 30 सालों से ये पहली बार है कि जब लगातार 2 सालों तक भारतीय व्यापारी चीन की मंडी नहीं जा पाएंगे। वस्तु विनिमय के आधार पर होने वाला इंडो चाइना ट्रेड अनोखा व्यापार है। इस व्यापार के फिलहाल बंद होने से व्यापारियों के साथ ही स्थानीय निवासियों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि स्थानीय निवासियों की जरूरतें भी इसी व्यापार से पूरी होती है। वहीं प्रशासन का कहना है कि केंद्र सरकार के निर्देश के आधे पर व्यापार शुरू किया जाएगा। नहीं, तो आप तो जान ही रहे हैं कि वहाँ पर नहीं हो रहा है। गत वर्ष भी नहीं हुआ था, 20 में भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं हुआ है। तो जब स्थितियाँ अनुकूल होंगी तो फिर ट्रेड शुरू किया जाएगा भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार। यहाँ तो बहुत परिवार में दिक्कत होगा। पूरा परिवार यही क्या कहते व्यापार के चक्कर में यहाँ रहते थे इस क्षेत्र में, और क्या कहते पूरा ये मंझारी से लेकर यहाँ तक आते थे व्यापार करने के लिए। इस साल लॉकडाउन होने के चक्कर से। और रुकेंगे, हर गांव का एक कुल देवता है। यहाँ के प्रतापनगर इलाके में सेम नागराजा मंदिर की विशेष पूजा होती है। नई टिहरी से 80 किलोमीटर दूर भगवान श्री सेम नागराजा का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की शिला के रूप में पूजा होती है। मान्यता है कि कालिया नाग कलयुग में रमोली गढ़ के राजा गंगू बने और भगवान श्री कृष्ण जब केदार खंड की यात्रा पर आए तो राजा से रुकने की जगह मांगी, लेकिन राजा ने जगह नहीं दी, जिसके बाद भगवान ने उनके सभी पशुओं को पत्थर का बना दिया। पत्नी के समझाने पर राजा ने भगवान से माफी मांगी और गंगू रमोला ने इस इलाके में 7 सेम बनवाई, जिसमें से प्रगटा सेम में भगवान श्री कृष्ण शिला के रूप में विराजमान हैं। क्षमा यात्रा मांगने के बाद कालिया नाग ने भगवान से मांगा कि मुझे यहाँ से मोक्ष प्रदान करो,
भगवान कृष्ण ने कहा कि अब ये द्वापर समाप्त हो रहा है, कलयुग आरंभ हो रहा है और कलयुग में तुम गंगू रमोला के नाम से पैदा होंगे। दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सितंबर में यहाँ पर त्रिवार्षिक मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। और माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर राक्षस का वध किया था और स्वयं यहाँ पर स्थापित हुए थे। और आज भी जो आसपास के तकरीबन 10 से 15 गांव हैं, वो आज भी इसकी पूजा करते। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ऐसी ही एक देवभूमि सेम नागराजा का मंदिर है, जहाँ पर लोग भगवान श्री कृष्ण के शिला रूप की पूजा करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट।